आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है जीत और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं और आज हम इस सीरीज में बात करेंगे एक अद्भुत किताब उंगलियां की लेखक मेघा राठी मैम से। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज में जिसका नाम धन्यवाद। है जी जी। तो मैं सभी लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है वो देता हूँ मेरे शब्दों में कि मेघा मैम जो है वो एक अद्भुत किताब जिसका नाम है उंगलियां, उसकी राइटर है। और मैम आप भोपाल से हैं ना? आप सभी को बताना मैम जो है वो भोपाल से। तो बस मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अब आपसे मतलब जो है आप ही से अनुरोध करूंगा कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सभी जी। धन्यवाद। मैं आपको और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, दर्शक, प्रांजल जी हैं शायद और कोई है, तो सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इस लायक समझा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्लाई ड्रीम्स का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर फ्लाई ड्रीम्स नहीं होता तो शायद उंगलियां किताब पर यहाँ चर्चा भी नहीं हो रही होती। तो मिथिलेश जी, उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा परिचय देने की बात है। मेघा हूं मैं, मेघा राठी, भोपाल मध्य प्रदेश से, झीलों की नगरी है। अपने बारे में बहुत ज्यादा कुछ परिचय देने लायक ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि मैं अभी कुछ इतनी बहुत बड़े लेवल पे आ गई हूँ कि मैं कुछ परिचय दे सकूं। तो बस इतना लगता है कि हाँ, एक इंसान हूँ। दैट्स इट। कि सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो ये किताब उंगलियां ये वर्ल्ड बुक फेयर में भी जो है काफी प्रचलित रही, वहीं पे लॉन्च हुई है, जी। ऐसा मुझे अंदाजा। और बस अब यहीं से हम हमारी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, लेखन की शुरुआत जो हुई है कैसे हुई है इसकी लिखने की मैं शुरुआत समझ तो मैंने बचपन से ही कर ली थी। अच्छा जब अच्छा हाथ में कॉपी पेन मिलता है, हम लोग लिखने की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन एक होता है लिखना और एक होता है सार्थक लिखना। तो बस यूं ही बैठे बैठे कभी कुछ विचार आ गए, उनको टूटे फूटे शब्दों में लिख दिया। और बोलती थी कि कविता लिखी है मैंने। तो शायद मैंने फोर्थ क्लास में पहली बार एक कविता लिखी थी। और नाइन्थ में या टेंथ में पहली बार मेरी एक कहानी नंदन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। मुझे बाद में पता चला कि मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई है, बौनों का राजा। तो बस चलता रहा, पता ही नहीं था। लिखने को कभी सीरियसली नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो मेरे लिए केवल एक अपनी फीलिंग्स को एक प्लेटफॉर्म देना था कि अगर मैं बहुत खुश हूं या कभी किसी रीजन होता है ना, कभी सैंटी मूड होता है, बहुत उदास होते बिल्कुल हैं या कुछ बहुत भरा हुआ है मन में, तो लिखने के बाद वो शांत हो जाता है। अब वो बस वही था कि लिखना कुछ इस तरह से बढ़ता चला गया कि अब आप लोगों के सामने ही है। हालांकि मेरी लेखन की, प्रोफेशनली लेखन अगर कहा जाए, तो ये मेरा 6 साल पहले शुरू हुआ है, जब सीरियसली लिखना शुरू किया मैंने। हालांकि इसके पहले मैंने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब की है, तो वहां पे स्क्रिप्ट राइटिंग भी की है। एक सीरियल था ऑल इंडिया रेडियो का, एफएम चैनल का, उजाला। तो उजाला सीरियल के कुछ एपिसोड मैंने लिखे भी थे और उसमें खुद भी काम किया था मैंने। पर वो सब बहुत थोड़ा थोड़ा सा था। कुछ आर्टिकल्स वगैरह तब भी लिखती थी। बनारस से एक न्यूज़पेपर आता था, गांडी, उसमें भी कुछ छोटी मोटी रचनाएं प्रकाशित होती रहती थी। फिर बस धीरे धीरे 6 साल बाद जब जॉब वगैरह सब छूट गई, शादी के बाद बच्चे भी थोड़े बड़े होने लगे, फिर लगा कुछ किया जाए, क्या किया जाए। तो कलम पेन बहुत अच्छा सहारा होता है, यदि आप कुछ भी अपने विचारों को लिख सकते हैं। उंगलियां उपन्यास बना है, तो इसकी कल्पना आपने कब की थी? इसके बारे में कब सोचा कि मुझे इस तरीके का एक उपन्यास जो है वो हॉरर के क्षेत्र में लिखना चाहिए? और इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा कीजिए। दरअसल मैं सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ हॉरर लिख पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैंने हॉरर लिखने की कोशिश की तो वो बहुत कॉमेडी स्टोरी बन जाती थी। और वो कॉमेडी भी इतनी होती थी कि लोगों को बहुत मजा आता था, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और लोग मांग मांग के पढ़ते थे उन कहानियों को। फिर अभी ये पिछला साल 2023 का थोड़ा सा ऐसा रहा कि थोड़ा मैं मेंटली भी थोड़ा सा टायर्ड थी, परेशान थी। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लिखना चाहिए, कुछ अलग हटके लिखूं। मैंने बहुत तरह के टॉपिक पे लिख लिया है, पर हॉरर कभी नहीं लिखा। बस यही सोच के मैंने लिखना शुरू किया था। और उंगलियां एक ऐसा
सीरीज चालू हुई, जिसको कह सकते हैं कि इस कहानी ने अपने आप को खुद लिखवाया। मैंने खुद नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग की थी इसकी, मैंने एक जो मेरे साथ बचपन में रियल घटना हुई थी, जहां मेरे पापा की पोस्टिंग थी बहुत स्टार्टिंग में, मैं उस घटना को लिखना चाहती थी, पर वो घटना मैं लिख ही नहीं पाई। मैंने सिर्फ उसकी स्टार्टिंग भर की, कैसे कैसे नए कैरेक्टर्स आते गए, कहाँ से जुड़ते गए, किस तरह से सारा खांचा बनता चला गया, कहाँ यक्षिणी पिशाचनी और शापित वृक्ष और बहुत सारी चीजें, मतलब सोचा ही नहीं था कि ये इतना हो जाएगा, और बस लिखता चला गया। तो इस कहानी का तो मैं कोई अपना क्रेडिट नहीं लूंगी, ये कहूंगी कि इस कहानी को उसने कहानी ने ही मुझसे लिखवाया है खुद को। अपने आप उसने आपको आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है कहानी ने। मैं वास्तव में ये चीज सोचती थी कि आज मैंने इसको इतना लिख दिया है, कल मैं इसको कैसे करूंगी, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कुछ जोड़ ना जाऊं। और जब मैं उसको लिखना शुरू करती थी, अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कुछ लिंक आता था, जुड़ता था किस तरह से। और ऐसा नहीं कि मैंने रिसर्च नहीं की इसके लिए, मैंने काफी कुछ पढ़ा भी। कई चीजों को हम केवल अपनी कल्पना के आधार पर नहीं ले सकते हैं, तो इसके बारे में अच्छी खासी मैंने जहां से भी मुझे रिसर्च। मिल सकती थी नॉलेज, मैंने हर जगह से नॉलेज लेने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप जब कुछ ऐसे तथ्य के साथ लिखते हैं जो विश्वसनीय है, तो लोगों को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लोगों ने मुझसे कहा भी कि जब हम आपकी इस चीज को पढ़ रहे थे तो हमें ताज्जुब हो रहा था कि ये मंत्र वास्तव में वही मंत्र हैं जो आपने बताए हैं, या जो सामान आप बताती हैं कि तंत्र विद्या में ये सामान यूज हुआ या ऐसा हुआ, ये सब चीजें हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आपने जिन जगहों के बारे में बताया ये काल्पनिक है या सच है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लोग सर्च करके देखिए। और जब सर्च किया उन्होंने, तो फिर उन्हें भी नई नई जानकारियां मिली, उनके साथ में मुझे भी जानकारी मिलती थी। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने प्रॉपर रिसर्च करके जो फैक्ट्स है उनको उठा के उनको उनको इम्प्रोवाइज करके जो है अपनी कहानी के अंदर जी। प्रस्तुत किया हुआ है। बिल्कुल। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अपने साथ जो कोई घटना हुई थी उसके बारे में लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो अपने आप कोई दूसरी कहानी में परिवर्तित होती चली गई। तो इसके जो पात्र है उनकी कल्पना आपने उनको किस तरीके से बनाया? क्या आपने आसपास से उन्हें उठाया है या उनसे प्रेरित होकर आपने उन्हें कहानी में डाला है? थोड़ा इस बारे में बताने की कोशिश। पात्र मेरे आसपास के जीवन के, कह सकते हैं कि जिस घटना के बारे में लिखना चाहती थी, ये सारे पात्र उसी घटना से जुड़े हुए थे। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया भी था शायद कि बचपन में जहां मेरे पापा की पोस्टिंग थी और मैं बहुत छोटी थी, उस घर को हॉन्टेड माना जाता था और कहा जाता था कि वहां पर 5 नर्तकियों और उनके एक तवलची उस्ताद को वहां के ठाकुर ने मरवा के बाग में दफन करवा दिया था, पेड़ों के नीचे। तो मेरे दिमाग में वही कैरेक्टर्स थे, वो 5 नर्तकियां और वो तबलची। और वही आप जब उसका उंगलियां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में हमने आगे तक लिया है। इनफैक्ट वो क्यों मारे गए, हकीकत क्या थी, ठाकुर ने वास्तव में उनको मरवाया था या इसके पीछे कुछ और कहानी थी, ये सब कुछ बहुत अलग हटके था, जो मैंने कभी सुना जी मैम, भी नहीं था। तो मैम एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये सत्य घटनाओं के आसपास घूमती हुई है। सत्य घटनाएं तो कह सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जो बातें हैं, बरेली की छावनी के एक कैरेक्टर का मैंने जिक्र किया है, वो इतिहास में उनका नाम है। और फांसी की वही डेट वगैरह सब कुछ है, और उस टाइम क्रांतिकारियों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की थी, पर सफल नहीं हो पाए थे वो। तो ये एक सत्य घटना है। नाचने वालियां तवाइफों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपना काफी योगदान दिया है। उमराव जान को हम सभी लोग जानते हैं। उमराव जान सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की एक सक्रिय सिपाही भी थी। तो इस तरह से कई रक्कासाओं ने, कई नाचने वालियों ने गुमनाम रहकर भी क्रांतिकारियों की मदद की थी, किसी धन से या अपने यहाँ शरण देकर। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़ा हुआ तो है। एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उन्होंने सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना किसी न किसी रूप में योगदान दिया होता है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात कही मैम आप। तो मैम फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से जो आपकी मुलाकात है वो किस तरीके से हुई? उनसे जो है आपका संपर्क कैसे हुआ? उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस बारे में भी थोड़ा-सा बताइए हमारे सभी दर्शकों को।
फ्लाई ड्रीम्स यानी मिथिलेश जी मेरे लिए, तो क्योंकि मैं मिथिलेश जी को ही जानती हूँ, सबसे पहले मुझे देवेंद्र जी ने बताया था। मेरी एक फ्रेंड है ऋतु, उसने देवेंद्र जी के विषय में बताया और मेरी बातचीत हुई उनसे। मैंने उनसे पूछा कि एक कहानी है मेरे पास हॉरर में, उसको मैं पब्लिश करवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे नाम बताया फ्लाई ड्रीम्स का। उनसे मैंने हेल्प भी मांगी, मैंने कहा आप पढ़ के बताइए कि भाई ये कहानी छपने लायक है या नहीं है। फिर वो इत्तेफाक से थोड़ी बिजी हो गए, उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई। और मैं अपनी याददाश्त का क्या कहूँ, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी इस नाम को कि फ्लाई ड्रीम्स नाम उन्होंने मुझे बताया था। पब्लिकेशन की तलाश में मेरी बोधि प्रकाशन वाले अमित त्यागी जी से बात हो रही थी। उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह की छपवाना चाहती हैं, किताब का प्लॉट क्या है। तो जब उन्होंने किताब का ये हॉरर प्लॉट सुना तो उन्होंने बोले आप एक काम क्यों नहीं करती हैं, फ्लाई ड्रीम्स के मिथिलेश जी हैं, आप उनसे बात कीजिए। अगर वहां आपकी इस किताब के साथ अगर न्याय होना है, जस्टिस होना है, तो वहीं पे होगा, आप उनको भेजिए। उन्होंने मुझे मिथिलेश जी का नंबर भी दिया। उस समय ये लोग किसी बुक फेयर में थे, शायद लखनऊ में बुक फेयर हो रहा था, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। और मेरी उनसे बात हुई मिथिलेश जी से, उन्होंने बोला ठीक है आप भेजिए। मैंने भेजा और भेजने के बाद मैं इंतजार करती रही। मिथिलेश जी बहुत बिजी रहते हैं, काफी व्यस्त जी इंसान है। करीब 1 डेढ़ महीने बाद उनका एक मैसेज आया कि हाँ हम लोग, हमारी टीम से पढ़ रही है, हम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करती रही। और मुझे अब सोच के हंसी भी आती है, उनका रोज मेरे पास एक मैसेज आता था, मैडम आई विल कॉल यू टुमारो। और वो टुमारो नहीं आ रहा था, 3 4 दिन ऐसे ही निकल गए। मैसेज फिर आता एक था दिन लेकिन कॉल। जी उनका एक दिन फिर से मैसेज आया कि आई विल कॉल यू। मैंने कहा आप मत कहिए, आपके पास टाइम नहीं है, जब आप वास्तव में कॉल करने वाले हो आप तभी मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज में मत बताइए। नेक्स्ट डे लेकिन उनका मैसेज की जगह कॉल ही आ गया। फिर बातचीत की, उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने पूरी रिसर्च की है, उनको पसंद आया है कॉन्सेप्ट, और वो अभी अपने एडिटर टीम वगैरह से भी बात करेंगे, फिर उसके बाद जल्दी ही बताते हैं। बहरहाल उन्होंने कह दिया कि हाँ वो इसको पब्लिश करेंगे। और ये चीज किसी भी राइटर के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर उसके लिखे कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करके और वो टीम फाइनल कर लेती है, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुना था कि ये कोई पैसे नहीं लेते हैं पब्लिश करने के, सेल्फ पब्लिशिंग वाला इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। और मुझे इसी तरह का पब्लिकेशन चाहिए था, क्योंकि अपने आप को अगर आपको परखना है तो इसी तरह के पब्लिकेशन होते हैं जो आपकी, जो भी आपकी भूमिका है, आपका जो भी टैलेंट है, वो आपको वही अच्छे से समझ में आएगा। पैसे लेके तो हर कोई छपवा सकता है, कुछ भी छपवा सकता है, उसकी कोई वैल्यू बहुत भी अच्छा नहीं है। होती इतनी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही ये कहा चीज आपने। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उस समय खुशीलाल हॉस्पिटल में ही थी, मेरी स्पाइन की ट्रीटमेंट चल रहा था। सबसे पहली खुशखबरी मैंने अपने डॉक्टर को ही दी, उन्होंने अप्रूव कर लिया है और जल्दी बताएंगे मुझे। और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी कि अब ये कब इनका नेक्स्ट कॉल आएगा, कब बताएंगे। फिर कॉल आया, बताया उन्होंने, एडिटोरियल टीम का उनका एक ईमेल था, वो ईमेल भेजा। उस ईमेल में कुछ चेंजेस वगैरह भी उन्होंने बताए थे करने के लिए, और उस चीज को लेके हम लोगों की फोन पे बात भी हुई काफी लंबी। फिर फाइनली डिस्कशन। किताब पब्लिश हो गई। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्लाई पब्लिकेशन की जैसा कि टैगलाइन है किताबें जरा हटके, तो वो काम भी उसी हिसाब से करते हैं। और अगर उसमें कुछ कमियां अगर उन्हें नजर आती है तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आप इनमें इस तरीके से सुधार कीजिए, और फिर वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ये चीज तो मैंने देखी है, नोटिस करी है। और इस बारे में मैंने सर को कभी का मतलब जब भी मैं मिला हूं तो उनसे बात भी करी है इस बारे में। ये बात तो बिल्कुल सही है उनकी। बिल्कुल स्पष्टता से वो सारी चीजें क्लियर करते हैं, और अगर कोई बदलाव करना है तो वो उसमें आपकी हेल्प करते हैं, सामने जो लेखक होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात है प्रेजेंटेशन की, मिथिलेश सर की। हाँ, मैंने, और उनका उन्होंने एडिटोरियल मुझे की। जो चीजें बताई कि कुछ इस्लाम का था उसमें, कि इस्लाम में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो मैंने उनसे कहा मुझे काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा बुक में अगर मैं इस चीज को हटाती हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे वास्तव में ध्यान में नहीं थी। मैंने उसमें फिर चेंजेस किए और उन्होंने मुझे काफी उत्साहित किया, बोले नहीं आप करो, कर सकते हो। हम तो पूरी पूरी किताब हमारी रिजेक्ट हुई थी, फिर भी हमने उसको दोबारा रीराइट किया और वो अच्छी बिकी। तो जी मतलब वो बहुत सपोर्टिंग इंसान है, और सबसे अच्छी चीज है उनकी स्माइल, कि कोई भी बात करते हैं ना बहुत स्माइल के साथ अपनी बात रखते हैं। तो
बहुत अच्छे से है। मुझे पूरी फ्लाई ड्रीम्स का की जितनी टीम है सभी सपोर्टिंग है, क्योंकि मैं तो बुक जी फेयर में ही इन बिल्कुल। लोगों से मिली थी और बुक फेयर में ही देखा, इन लोगों से बातचीत की, तो मैंने कहा वास्तव में किताबें तो अलग हटकर है ही है, लेकिन फ्लाई ड्रीम्स की टीम भी अलग हटकर है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि मैंने भी थोड़ी सी जानकारी ली थी जब मैंने बुक देखी थी, तो इसमें सच में पुनर्जन्म का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। जो आपने अवघड़ का या अघोरियों का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी बहुत जबरदस्त है। इसके बाद मैंने एक भी चीज देखी थी, इसमें कर्ण पिशाचिनी का भी जिक्र आया था। तो इन सब चीजों की जो रिसर्च करी वो मतलब किस हद तक रिसर्च करी, किस जगहों से आपने इनके लिए रिसर्च करी थी, वो भी। जी बिल्कुल। कादम्बनी के पुराने विशेषांक निकलते थे। कादम्बनी एक पत्रिका थी, लिटरेचर पत्रिका थी, अब तो बंद हो गई है। उसमें कई बार तंत्र मंत्र विशेषांक निकलते थे, साल में एक विशेषांक उनका निकलता था, और हमारे पास में कादम्बनी पत्रिका के लगभग सभी अंक थे। मैं उस टाइम पे बहुत पढ़ती थी, मुझे शुरू में से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, थोड़ा थ्रिलर हॉरर ये सब पढ़ने में। तो वही मैंने ये सब चीजें ज्यादा पढ़ी थी कि ये क्या होता है। कई लोगों के उसमें अनुभव भी होते थे, कुछ लोग अपनी साधना को बताते थे। इसके अलावा गूगल पर कई जानकारियां ऐसे, गूगल पे आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी भी जी शायद एक लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल। किसी के आर्टिकल्स पढ़ते हैं या पर्टिकुलर उस तरह के लोगों के अनुभवों को जानते हैं, तब आप ज्यादा समझ पाते हैं। तो ज्यादातर मैंने इन्हीं मैगजीन्स के थ्रू जितनी भी नॉलेज मुझे मालूम पड़ी वो इन मैगजीन्स से ज्यादा पता चली, और उसके बाद गूगल से। जी, तो जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था कि विश्वास सारंग जी जो है वो आपके निवास स्थान पर एकदम से पधारे और उन्होंने आपको आपकी किताब को लेकर आपसे चर्चा की और पुरस्कृत किया जो भी है। तो इसके बारे में भी थोड़ा आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जी। हाँ, ये तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ये तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि किसी राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर खुद घर पर आए। ये काफी बड़ी बात होती है। मॉर्निंग में मेरे पास मेरे हस्बैंड का फोन आया, उन्होंने मुझसे बोला कि आज विश्वास सारंग जी आएंगे, तो कुछ मालाएं वगैरह मंगा लेना थोड़ा वेलकम वगैरह के लिए। कुछ लोगों को, अपने घर के जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे उनको बुलाने के लिए बोल दिया था। बिल्कुल नॉर्मल ढंग में लिया मैंने, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव प्रचार के सिलसिले में आते रहते हैं नेता वगैरह इस टाइम पर, तो मैंने उसको उसी बिल्कुल। तरह से देखा था। लेकिन जब वो आए, वेलकम हुआ, उनका टीका वगैरह हुआ, और उन्होंने सडनली मुझे एक गुलाबों का बुके दिया, किताब की बधाई दी, किताब मांगी, पढ़ी और डिस्कशन किया, तो मुझे उस समय मालूम पड़ा कि ये तो मेरी किताब के लिए मुझे बधाई देने आए हैं। जी बहुत खुशी का पल तो था ही कि जी हाँ, बिल्कुल। एक अचीवमेंट है ये भी कि हमारी किताब की बात इतनी दूर दूर तक जा रही है। लोगों तक पहुंच रही है, बड़े बड़ी हस्तियों तक पहुंच रही है, बिल्कुल सही बात है। जी। बिल्कुल, क्योंकि इस किताब की समीक्षाएं कई अच्छे अखबारों में, हरिभूमि, सुबह सवेरा, जागरण, नव भारत टाइम्स, इन सब लगभग जितने बड़े अखबार हैं उनमें भी इसकी समीक्षा आ चुकी है। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समीक्षा मैंने भी देखी है, आप जैसे ग्रुप्स में पोस्ट भी होती है तो उन पे भी मैं नजर डालता हूँ। तो मैम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस उपलब्धि के लिए जो विश्वास सारंग जी ने आपको शुभकामनाएं दी उसके लिए भी। जी। और एक और पूछना चाहूंगा मैं, इसमें यक्षिणी की बात हो रही है, तो इसके लिए आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली या कहाँ से इसको डाला कि इसमें इन सभी के साथ में यक्षिणी का भी जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए उंगलिया के अंदर, इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन। ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि मैंने इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, इनफैक्ट इसके कैरेक्टर्स किस तरह से आएंगे ये भी नहीं सोचा था। और इस किताब को लिखने के पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि यक्षिणी अलग होती हैं, पिशाचिनी अलग होती हैं, औघड़ अलग होते हैं, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, पिशाचिनी की भी। तो ये सब कुछ भी नहीं पता था। जब इंदु के बारे में हम लोग कर रहे थे, हम लोग नहीं, मतलब मैं ही लिख रही थी, और इंदु का बदले का एक कॉन्सेप्ट लेना था कि अब उसकी डेथ हो चुकी है, मारा जा चुका है, वो किस तरह से अपना बदला लेगी, कुछ तो उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। उसी टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि इसको कुछ सुपर नेचुरल पावर से इसको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वहां पर उपद्रव कर रही है तो एक साधारण आत्मा तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इसमें गहराई दिखानी जरूरी है, नहीं तो ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बहुत आम सी का हल्की फुल्की सी कहानी लगेगी।
तो जब मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी, पढ़ रही थी, उसी टाइम पे मुझे यक्षिणियों के बारे में पता चला कि यक्षिणी किस तरह की होती हैं। ये लोग भूतनिया पिशाचिनी इनसे अलग होती है, लेकिन इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और जी इनको प्रसन्न करके, जितने ये अघोरी वगैरह होते हैं, ये लोग यक्षिणियों को प्रसन्न कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवा लेते हैं, अपने काम पूरे करवा लेते हैं। और उनको प्रसन्न करना भी इतना आसान नहीं होता। ये पढ़ने के बाद मुझे मन में आया कि हाँ, इंदु को ये कैरेक्टर दिया जा सकता है, यक्षिणी का कैरेक्टर। ये अलग हटकर है और उसके बदले को एक यक्षिणी ही अपने नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स से कंप्लीट करवा पाएगी। लेकिन बिल्कुल। इत्तेफाक ऐसा था कि इंदु पूरी तरह से यक्षिणी बन ही नहीं पाई, वो अधूरी यक्षिणी बनी। और अधूरी यक्षिणी क्यों बनी, इसका जवाब उंगलियां सीधी जब आप पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। ये तो जब उंगलियां पढ़ेंगे हमारे दर्शक तभी उन्हें पता चलेगा। तो बिल्कुल। जी, अ, मैम एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड बुक फेयर का आपका मतलब जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का रहा? वर्ल्ड बुक फेयर का नाम मैं सुनती थी, लोगों की पोस्ट देखती थी वर्ल्ड बुक फेयर में जाते हैं, पर इत्तेफाक ऐसा था कि मैं आज तक कभी गई ही नहीं थी वर्ल्ड बुक फेयर में। मेरी पिछली किताब गुस्ताखियां, उसका विमोचन वर्ल्ड बुक फेयर में होने की बात हुई थी, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो थोड़ा लेट पब्लिश हुई और उस समय भी बुक फेयर में नहीं जा पाई मैं। तो मान के चलिए कि बुक फेयर के बारे में तो मुझे ABC कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो सिंपल सोचा था कि स्टॉल्स ऐसे ही लगे होंगे जगह जगह और हो रहा होगा। पर जब हम वहां पहुंचे तो पहले तो अंदर जाने में ही पसीने छूट गए, क्योंकि उसके ऑनलाइन टिकट होना था और टिकट्स कैसे मिलने हैं ये चीज समझ में भी नहीं आई थी। हालांकि मिथिलेश जी ने काफी अपनी तरफ से मदद की, बताया उन्होंने। खैर पहुंचे वहां पर लंबी लाइन लेके, और फिर जब बड़ा हॉल और सब देखा कि अरे इतना बड़ा स्टॉल्स वगैरह सब, वास्तव में एक वर्ल्ड बुक फेयर का नाम जो लिया जाता है वो उसको देख के समझ में आ रहा था कि बिल्कुल सही नाम दिया गया है इसको। और मैं ढूंढ रही थी कि फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन का स्टॉल कहाँ है। जी और इस चक्कर में मेरी पहचान के कई पब्लिशर्स के स्टॉल्स बीच में से निकले भी, जिन पे मैं ध्यान नहीं दे पाई। और बाद में मुझे ध्यान आया कि मुझे इन लोगों के पास भी जाना था। पर उस समय एक्साइटमेंट केवल यही था कि मुझे अपनी किताब का विमोचन करवाना है, फ्लाई ड्रीम्स मैगजीन के, ये फ्लाई ड्रीम्स के पब्लिकेशन की टीम से मिलना है, बात करनी है। बस वहां पहुंचे, वहां पे सबसे पहले मिथिलेश जी मिले, मदन मोहन सर मिले, भानु याद वहीं पर थे उस समय, मैं भानु यादव को पहचान नहीं पाई थी। पर उन्होंने तुरंत देखा, सबसे पहली कॉपी उन्होंने ही मुझसे ली कि दीदी जी आप साइन जी करके हमें किताब दीजिए। फिर मेरे साथ में एक नृपेंद्र अभिषेक नेप थे, जो युवा स्तंभकार हैं, बड़े बड़े अखबारों के लिए स्तंभ लिखते हैं। वो भी उस बुक फेयर में थे, सेकंड कॉपी उनके पास थी। कई लोग इस तरह से आए, मेरी पहचान के एक दो लोग थे, और एक राजीव तनेजा जी से इत्तेफाक से मुलाकात हुई स्टॉल पर। वो मेरी उपन्यास को पलट रहे थे और मैं साइड में खड़ी होकर उनको पहले काफी देर तक देखती रही, देखती हुई मुझे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। और फिर जैसे ही उन्होंने नजर उठाई, देखा, मैंने उनको देखा और तुरंत स्माइल आई चेहरे पर। किताबों का बहुत अच्छा अनुभव रहा वहां पर। लग रहा था कि हाँ, किताबें सेल हो रही हैं, पसंद कर रहे हैं लोग। बाकी अभी टारगेट कितना होता है कितना नहीं होता कुछ नहीं कह सकते। ये तो सभी दर्शक जब पढ़ेंगे किताब लेकर और उनका क्या रेस्पॉन्स मिलता है तभी समझ में आएगा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिक बिल्कुल रही सही है। बस बात है। इतना इस बात की तसल्ली है, क्योंकि मुझे जी किताब छपवाने की कभी भी कोई जल्दी नहीं थी कि मुझे बहुत जल्दबाजी में किताब पब्लिश करवानी है। मुझे लगता था कि जब लोग खरीद के पढ़ सकें, मैं अपनी किताब तभी छपवाऊंगी। फ्री में जी बांटने जी, के लिए मुझे किताब नहीं छपवानी। फ्री बिल्कुल की चीज बिल्कुल की कोई बिल्कुल सही कोई बात वैल्यू है। नहीं होती। मैंने इसी प्रांजल सर। कारण अपनी किताब के बैक हिस्से में कुछ कमेंट, सेलेक्टेड कमेंट्स भी मैंने पब्लिश करवाए हैं रीडर्स के, हाँ जिनमें से दिल्ली एम्स की डॉक्टर भी हैं, उनका भी कमेंट है, और भी कई लोगों के। और कुछ लोगों के कमेंट्स भीड़ में खो गए, जो मैं चाहती थी कि इस किताब में आए, पर वो मुझे मिल ही नहीं पाए, इतने सारे कमेंट्स थे लोगों के। पर मैं जी यहाँ जी पर जरूर बताना चाहूंगी, शायद वो कभी सुने इस चीज को, तो मैं उनके लिए थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो लोग फैक्ट्री जाने का, उन लोगों का समय 5 बजे सुबह का होता था, और वो लोग मॉर्निंग में 4 बजे 1 घंटा पहले उठते थे, केवल इसलिए कि वो उंगलियों को पढ़ सकें। क्योंकि अच्छा।
रात घर में आते थे, अपनी खाने की तैयारी करते थे, थके मांदे सो जाते थे। और वो कमेंट बहुत ज्यादा मुझे टचिंग लगा था कि मतलब इस तरह से लोगों की इतना इस सीरीज को लोगों को अब प्यार मिलेगा, ये मैंने नहीं सोचा था कि स्पेशली लोग इसके लिए टाइम निकालेंगे। बिल्कुल मैम, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचेगा और उन्हें ये पता भी चलेगा कि आप उनके कमेंट को सराह रही हैं, जो उन्होंने आपकी इस अद्भुत किताब उँगलियाँ के लिए दिया था। जी। और जी बिल्कुल सही कहा आपने कि और मैं ये देख कि जो उँगलियाँ किताब है वो बहुत लोगों तक पहुँच भी रही है, उनके अंदर जिज्ञासा भी जगा रही है और आशा करता हूँ कि ये बहुत सी ऑडियंस तक पहुँचेगी, बहुत से रीडर्स तक पहुँचेगी। और इसी के साथ में यहाँ पे प्रांजल सर का एक सवाल भी था, मतलब उन्होंने जी। कुछ लिखा हुआ है कि मुझे आज ही पता चला कि यक्षिणी और पिशाचिनी अलग-अलग होते हैं। आज से जी पहले हाँ। जी, पहले सर को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। नाम मैंने सुना था लेकिन आज मुझे पता चला कि इनकी कैटेगरीज़ अलग-अलग हैं। इन सब की पावर्स अलग होती हैं, ये इनको प्रसन्न करने वाले लोगों के साथ अलग ढंग से रहती हैं। यक्षिणियों का जैसे अपने यहाँ समाज में वर्ग होते हैं, हम लोग एक मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस तरह से हमारी कैटेगरीज बनी होती हैं। ठीक उसी तरह से इन लोगों की भी एक कैटेगरी होती है और सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मिस्त्री है, कोई देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री बन गए। सेम चीज इन लोगों की दुनिया में चलती है। यक्षिणियों की अलग दुनिया रहती है, इनफैक्ट पिशाच भी अलग होते हैं, भूत अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं। ये सब चीजें जब मैं उंगलियां लिख रही थी तब मुझे भी ये सब बातें जानकारी में आई और किस तरह से अलग होते हैं, इनकी कैटेगरीज क्यों अलग बनाई गई है, ये सब डिटेल्स भी मिली। और जब आप उंगलियां पढ़ेंगे तो उंगलियां में आपको ये चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि यक्षिणी अलग क्यों है, पिशाचनी अलग कैसे है और भूतनी अलग किस किस तरह से होती हैं। आत्माएं सबसे लोअर पार्ट पे आती हैं क्योंकि आत्माओं के पास कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि आत्मा है मतलब डरना चाहिए हमको। आत्मा सिर्फ हवा होती है, उसके पास में जब बहुत लंबा समय बीत जाता है, वो कुछ ऐसा नहीं कि उनको बस लंबा समय बीत गया तो उनकी डेथ हुई, डेथ होने के तुरंत बाद उनको भगवान ने शक्ति दे दी कि जाओ अब तुम इसको डरा सकती हो, तुम दीवार के पार निकल सकती हो, अब तुम किसी को भी मार सकती हो, तुम्हारी आंखों से चिंगारियां निकलेंगी। ऐसा नहीं होता है, उन्हें भी तप करने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद उनको उनकी साधना के हिसाब से ये कैटेगरी दी जाती है कि वो किस कैटेगरी में जाएंगी, कितनी शक्तियां मिलेंगी उनको। काली शक्तियों की अपनी एक अलग दुनिया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जिस तरीके से मनुष्य को अपना स्तर उच्च करने के लिए भगवान की पूजा और तपस्या करनी होती है, उसी तरीके से आपने ये समझाया है कि जो आत्माएँ रहती हैं, उन्हें भी अपना स्तर ऊँचा करने के लिए समय व्यतीत करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। उनकी साधना अलग तरीके से होती होगी, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सभी दर्शकों को दी है हमारे। जी। धीरे धीरे पढ़ते मैम पढ़ते समझ में आता है।